यानी अब अमेरिका ने जापान पर टैरिफ को 15% कर दिया। इसके क्या मायने निकलते हैं, इस पर जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एस के दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, अगर देखा जाए, अगर अमेरिका, हम इस्लामी स्लाइसिंग की बात करते हैं, चीन को लेकर हम बात करते हैं कि कैसे चीन अक्सर दूसरों के एरियाज में घुस जाता है, पहले 2 कदम आगे बढ़ता है फिर 1 कदम पीछे हो जाता है। क्या ये इकोनॉमिक इस्लामी स्लाइसिंग है जो अमेरिका की तरफ से की जा रही है? यानी पहले अमेरिका 25% बढ़ाता है, 30% बढ़ाता है और उसके बाद 15% पे लाता है, लेकिन फायदा तो अमेरिका का ही हो रहा है। बेशक फायदा अमेरिका का ही हो रहा है और ये कहीं ना कहीं भी एक खतरनाक इकोनॉमिक स्लाइसिंग है और कहीं ना कहीं पे सरेआम ये दादागिरी है और एक तरह से इंटरनेशनल पुलिसिंग है। आप अगर देखे होंगे साउथ कोरिया और जापान के साथ जब टैरिफ की शुरुआती दौर पे जब घोषणा की गई कि 25% टैरिफ लगेगा और उसके बाद काफी ज्यादा खींचातानी हुआ था जापान के पदाधिकारियों के बीच में और अमेरिका के पदाधिकारियों के बीच में, और ट्रम्प प्रशासन ने और ट्रम्प ने लगातार धमकी दिया था साउथ कोरिया और जापान को कि अगर अमेरिका के शर्तों के हिसाब से अगर टैरिफ डील नहीं करते हैं तो खतरनाक परिस्थिति पैदा कर देंगे जापान में और साउथ कोरिया पे। और ट्रम्प का मेन मकसद ही था कि वहां पे जो चावल का भंडार है उस चावल के भंडार पे बाकायदा कब्जा कर ले और अमेरिका के जो बीटी चावल सीड्स है और अमेरिका के जो चावल की जो किसानों का जो एक लाभ होना था वो लाभ को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ये सारा चीजें किया और अमेरिका के हाइब्रिड सीड्स और बीटी सीड्स चावल का वही मेन मकसद था कि बड़े पैमाने पे जापान पे एक्सपोर्ट किया जाए और दक्षिण कोरिया पे एक्सपोर्ट किया जाए और उसी चीज को कहीं ना कहीं पे आर्म ट्विस्ट किया है ट्रम्प ने तरह तरह का धमकी देके, जैसे कि सैन्य जो आपका हेल्प है, मिलिट्री हेल्प है, वो सारी चीजें रोक दिया जाएगा, फिर उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है उसको खत्म कर दिया जाएगा या फिर उस पर समीक्षा किया जाएगा जापान के साथ। और ये तमाम तरह के धमकी देके कहीं ना कहीं पे जापान को चारों तरफ से घेर के और दक्षिण कोरिया को चारों तरफ से घेर के फिर ट्रम्प ने ये डील साइन किया है और 15% पे टैरिफ को लेके आया है। पर आज अगर देखेंगे तो जिस हिसाब से जापान के इकोनॉमी पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया है और वहां का जो चावल का जो भंडार है जिसके लिए जापान और दक्षिण कोरिया जाना जाता है वो कहीं ना कहीं पे आगे जाके तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का रद्दी चावल और अमेरिका के जो रद्दी चावल के बीज है वो कहीं ना कहीं पे एक्सपोर्ट होगा और वहां के जापान के किसानों के लिए और दक्षिण कोरिया के किसानों के लिए खतरनाक परिस्थिति आगे जाके पैदा होगी और इस पे सीधा सीधा बहुत मुनाफा और बहुत लाभ अमेरिका को होने वाला है और ट्रम्प प्रशासन को होने वाला है। पर आर्थिक नुकसान जो होगा वो जापान को होगा, साउथ कोरिया को होगा। एक और दत्ता साहब, क्योंकि अक्सर जापान अमेरिका के बारे में भी कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका से ज्यादा दिक्कत या ज्यादा परेशानी उसके दुश्मनों को नहीं, उसके दोस्त मुल्कों को है, यानी जापान को, साउथ कोरिया को। हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया, हर मुल्क लगातार इस बात को लेकर घबराया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे। तो ऐसे में क्या इस समय जो रूस का अलायंस या जो चीन का अलायंस बन रहा है, जो हमने अभी एससीओ समिट में भी देखा कि कैसे चीन ने लगातार तमाम बड़े देशों को, 26 देशों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, लगातार उनकी जो एकजुटता थी या फिर आप कह सकते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशन थे वो कितने ज्यादा मजबूत होते दिखे। तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होते नजर आ रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेकर? बहुत हद तक कमजोर हो गया है और आगे जाके और कमजोर होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। आप अगर देखेंगे एससीओ समिट से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जापान पे गए और जापान पे जाके कई सारे ऐतिहासिक समझौता हुआ भारत और जापान के बीच में, ना ही केवल आपके आधुनिक हार्डवेयर को लेके, उसके साथ साथ मिलिट्री वेयर हार्डवेयर को लेके, फिर आपके तमाम जितने सारे टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी और तमाम जितने सारे सुपर टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजों पे, रोबोटिक साइंस को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, ये सारी चीजों पे समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में और एक लंबा नीति तैयार किया गया है अगले 20-25 साल का कि जिस तरह से जापान और भारत अपना संबंध को और मजबूत करेगा और
बेहतरीन बनाएगा। तो जापान को भी कहीं ना कहीं पे समझ में आ गया है कि आप एशिया के तमाम जितने सारे देश है उनके साथ बेहतरीन संबंध बनाना उचित रहेगा, और इसलिए जापान आज के डेट में कहीं ना कहीं पे भारत की तरफ भी पहल कर रहा है और बड़े पैमाने पे पहल किया है। और उसके साथ साथ दोबारा जापान अपना वार्तालाप चीन के साथ भी शुरू किया है, जो बीच में बहुत खराब हो गया था और कोल्ड स्टोरेज में चला गया था। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं पे बड़े जितने सारे देश है दक्षिण पूर्वी एशिया के या फिर पूर्वी एशिया के, उन लोगों को समझ में आ गया कि अगर अमेरिका का और ट्रम्प का अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी को अगर कहीं ना कहीं पे एक तरह से अगर कंट्रोल करना है और उसका मुकाबला करना है, तो भारत, चीन, रूस जैसे देशों के साथ अपना बेहतरीन संबंध बनाना ही पड़ेगा। और जीता जागता उदाहरण है आपका ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में, जिस तरह से सैकड़ों देश उस पे शामिल हुए, और उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन पे जिस तरह से सैकड़ों देश शामिल हुए हैं, बिल्कुल। और एक जो त्रिकोण बन रहा है कहीं ना कहीं पे रूस, चाइना और भारत का, वो कहीं ना कहीं पे अंतिम किल साबित होगा अमेरिका के लिए। बिल्कुल। और देखिए दत्ता साहब, यही बात कही जा रही है कि देखिए अब कैसे अमेरिका इतनी ज्यादा मुश्किलें झेलेगा, क्योंकि हर मुल्क अब अमेरिका को लेकर अपनी नजरें टेढ़ी कर रहा है और ये जानता है कि अमेरिका पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। आपका रुख दोबारा से करूंगा प्रोफेसर दत्ता, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि